नमस्कार दोस्तों, सहायक कुल सचिव साक्षात्कार की तैयारी के भाग 4 में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आपसे कुछ प्रश्नों के उत्तर की अपेक्षा की थी। मुझे इस बात की खुशी है कि गंभीर अभ्यर्थियों ने गंभीरता के साथ प्रश्नों के उत्तर दिए हैं और मैं ये चाहूँगा कि जितने भी अभ्यर्थी मेरे इस विश्वास के साथ कि वो साक्षात्कार में कॉल किए जाएंगे, यह संभावना है कि उनके 220 से ऊपर अंक आएंगे, तो वे सारे अभ्यर्थी अभी से साक्षात्कार की तैयारी में मेरे साथ लग जाएं, क्योंकि समय का पता नहीं रहता है। आज मेरे पास अभी समय है, मैं लगातार वीडियो बना रहा हूँ। हो सकता है कि साक्षात्कार के समय ऐसी परिस्थिति आए कि उस समय तेजी से के साथ वीडियो न बन पाए। तो अभी आपको अगर ये वीडियो कंटिन्यूअस रूप से मिल रहे हैं तो इसका आप अधिक से अधिक उपयोग करिए, क्योंकि कुछ अभ्यर्थियों ने कहा कि सर अभी तो रिजल्ट नहीं निकला और अभी से साक्षात्कार की तैयारी प्रारंभ हो गई। तो साक्षात्कार की तैयारी एक सतत प्रक्रिया है। आपको अपने जनरल स्टडीज, करंट इवेंट, अपने विषय की जानकारी, आपको विश्वविद्यालय की जानकारी, जिस क्षेत्र में आप जा रहे हैं उसकी पूरी जानकारी, अपने विभाग की जानकारी, ये बहुत ही विस्तृत क्षेत्र है और साक्षात्कार में आपकी पर्सनालिटी के साथ साथ आपके इन्हीं सब चीज़ों का आकलन किया जाता है और यह भी आपके पर्सनालिटी का पार्ट होता है कि आपको ये सब चीज़ें जानकारी होनी चाहिए। इसलिए आप अभी से अगर लगातार लगे रहेंगे तो आपको इसका लाभ मिलेगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा उसके 15 दिन के बाद से आपका साक्षात्कार प्रारंभ हो जाएगा। तो इसलिए आपको बिल्कुल से समय नहीं मिलेगा साक्षात्कार की तैयारी करने के लिए। रिजल्ट निकलने और साक्षात्कार प्रारंभ होने के बीच में अधिकतम 21 दिन का अंतर होता है और आप ये मान लीजिए, सोच लीजिए कि आप 21 दिन में साक्षात्कार के लिए पूरी तैयारी कर पाएंगे अगर अभी से आप अगर तैयार नहीं रहेंगे तो। चलिए अब मुद्दे में आते हैं। कल मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे थे और आपने बड़ा अच्छे से उन सबका जवाब दिया। कुछ अभ्यर्थियों ने बड़ा विस्तार से जवाब दिया। पहला क्वेश्चन मैंने पूछा था कि शाहजहांपुर में क्या कोई नया विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय गठित हो रहा है, बन रहा है? तो आपने सही उत्तर दिया कि स्वामी सुखदेवानंद विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही है। राज्य सरकार ने, कैबिनेट ने इसकी घोषणा कर दिया है और यह शीघ्र ही अपना काम प्रारंभ कर देगा एज ए विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय के रूप में। वैसे ये महाविद्यालय के रूप में और ट्रस्ट के रूप में कार्य कर रहा है, लेकिन उसे राज्य विश्वविद्यालय के लिए प्रक्रिया में ले आया गया है। ठीक है ना? और दूसरा क्वेश्चन मैंने पूछा था कि वर्तमान में कितने राज्य विश्वविद्यालय हैं, तो आप लोगों ने अपना अपना उत्तर दिया और उसका मैं अभी विस्तार से वर्णन करूंगा। तीसरा क्वेश्चन मैंने पूछा था कि सहायक कुल सचिव के रूप में जब आपकी तैनाती होगी तो आपकी तैनाती कौन करेगा, किसके द्वारा आदेश जारी किया जाएगा? अधिकतर लोगों ने उत्तर सही दिया है। कुछ लोगों ने राज्य लोक सेवा आयोग कह दिया है, कुछ लोगों ने जहां नियुक्ति की जाएगी उसके द्वारा आदेश निर्गत किया जाएगा लिख दिया है, लेकिन 90% लोगों ने सही उत्तर दिया कि उच्च शिक्षा विभाग के सचिव या प्रमुख सचिव के द्वारा निर्गत की जाएगी। उत्तर प्रदेश केंद्रीय राज्य विश्वविद्यालय केंद्रीय सेवा नियमावली 1975 में नियुक्त प्राधिकारी के रूप में सचिव, उच्च शिक्षा सचिव का उल्लेख किया गया है। तो आपका नियुक्त प्राधिकारी उच्च शिक्षा सचिव ही होगा, चाहे सहायक कुल सचिव हो, उप कुल सचिव हो या कुल सचिव हो। तीनों की हायरार्की के नियुक्त प्राधिकारी, कंट्रोलिंग अफसर आपके उच्च शिक्षा विभाग के सचिव होंगे। अब हम मूल विषय पे आते हैं कि आपकी तैनाती किसके द्वारा की जाएगी। इसका उत्तर आपको मिल गया, सचिव या प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार। ठीक है, उत्तर प्रदेश शासन। दूसरा, आपका नियुक्त प्राधिकारी कौन होगा, आपको बता दिया, आपका सचिव या प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा। ठीक, आपकी तैनाती किस किस विश्वविद्यालय में की जाएगी? अब यह प्रश्न आ गया, क्योंकि आपके विश्वविद्यालय का नाम है उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय। आपका उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय में आपकी नियुक्तियां की जाएगी। अब इसमें एक लाइन और जोड़ लीजिएगा, एक शब्द और जोड़ लीजिएगा। जब आपका साक्षात्कार मंडल ये पूछे कि आपको आपकी तैनाती किन किन विश्वविद्यालयों में की जाएगी, आप कहेंगे हमारी तैनाती उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अधीन
जिन जिन विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई है उन सभी विश्वविद्यालयों में हमारी तैनाती होगी। उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अधीन जिन विश्वविद्यालयों का गठन हुआ है, क्यों, वो पूछेगा ऐसा क्यों? जो विश्वविद्यालय इसके अंतर्गत नहीं बने हैं वहां नहीं आप जाएंगे। आप बोलेंगे सर वहां नहीं जा सकते क्योंकि हमारी जो नियमावली है, जिस नियमावली के अंतर्गत हमारी नियुक्ति हो रही है, वो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय केंद्रीय सेवा नियमावली 1975 है। और ये नियमावली उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अंतर्गत बनाई गई है। इसलिए बनाई गई है कि यहाँ इन विश्वविद्यालयों को जो इसके अंतर्गत बनाए जाएंगे उनके प्रशासन की जिम्मेदारी जिन जिन अधिकारियों की होगी, उन अधिकारियों की भर्ती आदि का उल्लेख, सेवा शर्तों आदि का उल्लेख के लिए एक नियमावली बनाई जाएगी। उस एक्ट में लिखा था और उस एक्ट के अधीन ये नियमावली सर बनाई गई है 1975। तो हमारी तैनाती उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अधीन बनाए गए विश्वविद्यालय में होगी। अचानक पूछ देगा वो कि अच्छा बताइए कौन कौन से राज्य विश्वविद्यालय हैं जहां आपकी तैनाती होगी, आप बता दीजिए। तो आपको बताना होगा, आपको याद करना होगा। आप जब बताना शुरू करेंगे तो आपको बीच में ही टोक देगा बोर्ड, क्योंकि उसकी लंबी सूची है। आप प्रारंभ करिएगा बिल्कुल से सीरियल से, जैसे कि आप ऊपर से चलिएगा सहारनपुर से, तो आप कहिएगा मां शाकुंभरी देवी विश्वविद्यालय, मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय सहारनपुर। उसके नीचे उतरिएगा चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ। फिर आप बताइएगा कि आपका महात्मा ज्योतिबा फूले रोहिलखंड विश्वविद्यालय बरेली। फिर आप लेकर आइएगा आपको मुरादाबाद गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय। शाहजहांपुर में सर बनने वाला है, अभी काम चल रहा है, अभी प्रवेश नहीं हुआ है, लेकिन सरकार ने निर्णय ले लिया है, स्वामी सुखदेवानंद विश्वविद्यालय शाहजहांपुर। फिर आप लेके आइएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा। आगरा के बगल में झांसी ले जाइएगा बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी। छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर। लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय। आपका अयोध्या के विश्वविद्यालय को ले लीजिएगा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर। बलिया जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय। सिद्धार्थनगर सिद्धार्थ विश्वविद्यालय। अलीगढ़ राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय। आजमगढ़ महाराजा सुहेल देव राज विश्वविद्यालय। बलरामपुर मां पाटेश्वरी देवी विश्वविद्यालय। प्रयागराज प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय। मिर्जापुर बिंदुवासिनी विश्वविद्यालय। इस प्रकार से आप सारे विश्वविद्यालयों का नाम, बनारस में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ और दूसरा विश्वविद्यालय संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। लखनऊ में एक विश्वविद्यालय और है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय। ये मैंने विश्वविद्यालय बताए जहां पर आपकी नियुक्ति या तैनाती की जाएगी, क्योंकि ये सारे विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अंतर्गत आते हैं। यदि मेरे द्वारा कोई ऐसा विश्वविद्यालय है जो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अंतर्गत गठित है, लेकिन मैं अपने इस व्याख्यान में बोलने से रह गया हूं, तो आप जरूर कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिएगा। और ये सारे विश्वविद्यालयों में जो मैंने अभी बोले हैं या बताया है, वो सारे विश्वविद्यालय के सहायक कुलसचिव, कुलसचिव और उप कुलसचिव की तैनाती उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय केंद्रीय सेवा नियमावली 1975 के अंतर्गत होती है। इंटरव्यू बोर्ड आपसे अगला क्वेश्चन कर सकता है कि आप मुझे बताइए क्या इसके अलावा राज्य विश्वविद्यालय नहीं है? आप कहेंगे बिल्कुल सर हैं, उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय हैं और उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम के अंतर्गत उनके निर्माण भी किया गया है, सृजन किया गया है, स्थापना की गई है, लेकिन वो अधिनियम 1973 के अंतर्गत नहीं है। उनके लिए एक अलग प्रकार का, एक भिन्न प्रकार का अधिनियम बनाया गया है। विशेष रूप से उसी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए वो अधिनियम बनाया गया है।
और वो विश्वविद्यालय किसी अन्य विभाग से संचालित है। सर, उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा जो भी विश्वविद्यालय गठित किए जाते हैं, स्थापित किए जाते हैं सरकार के द्वारा, वो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अंतर्गत स्थापित होते हैं। अन्य विभागों के द्वारा विश्वविद्यालय भी गठित किए जाते हैं, वो चूंकि उत्तर प्रदेश के उस शिक्षा विभाग के अधीन नहीं आते, अन्य विभागों के अधीन आते हैं। जैसे आप उदाहरण देंगे, जैसे कृषि शिक्षा, उत्तर प्रदेश में एक विभाग है कृषि शिक्षा विभाग, एग्रीकल्चर एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो कृषि शिक्षा विभाग के अंतर्गत आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अयोध्या का गठन है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ का गठन है। इसके अलावा चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर का गठन है। इसके अलावा बांदा में कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का गठन है। तो जितने कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय सर गठित हैं प्रदेश में, वो सब कृषि शिक्षा के अधीन आते हैं। जितने भी मेडिकल यूनिवर्सिटी सर गठित है, वो मेडिकल एजुकेशन के अंतर्गत गठित है। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ, जैसे KGMU किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ, जैसे डॉक्टर राममोहन लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ, उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान संस्थान सैफई इटावा। चूंकि ये मेडिकल से संबंधित है, तो इनकी स्थापना मेडिकल एजुकेशन द्वारा की गई है। इन विश्वविद्यालयों में हमारी तैनाती, सहायक कुल सचिव की तैनाती या कुल सचिव की तैनाती उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा नहीं की जाती। ये उनके द्वारा ही, उन विभागों के द्वारा की जाती है, और उस तरीके से की जाएगी जैसा कि इन विश्वविद्यालयों के एक्ट में या उनके परिनियमावली में, स्टैट्यूटस में उल्लेख होगा। उस प्रकार से उनकी तैनाती की जाएगी। तो इंटरव्यू बोर्ड आपकी बातों से संतुष्ट हो जाएगा। आप कहेंगे कि जैसे सर और भी राज्य विश्वविद्यालय हैं जो सामान्य शिक्षा देते हैं, जैसे गौतम बुद्ध नगर विश्वविद्यालय और डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्विश्वविद्यालय, ये इसके अंतर्गत हमारी तैनाती नहीं होगी, इन विश्वविद्यालयों में तैनाती नहीं होगी। तो आपको मैं एक प्रश्न छोड़ रहा हूं, तो आप मुझे बताइए, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ में, लखनऊ जो विश्वविद्यालय तैनात किया गया है, वो किस विभाग के अंतर्गत आता है? एवं गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय गौतम बुद्ध नगर ग्रेटर नोएडा जो राज्य विश्वविद्यालय है, वह किस विभाग के अंतर्गत आता है? इसका उत्तर आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में अधिक से अधिक लोगों के द्वारा दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो आप मेरी बात समझ गए। एक प्रश्न मैं और छोड़ रहा हूं। तीसरा प्रश्न है, कुल सचिव, उप कुल सचिव, सहायक कुल सचिव की जो नियुक्ति होती है, उसमें कितने प्रतिशत सीधी भर्ती के द्वारा नियुक्ति होती है और कितने प्रतिशत पदोन्नत के द्वारा, नीचे से ऊपर पदोन्नत करके भर्ती की जाती है? सहायक कुल सचिव में कितने सीधी भर्ती से आते हैं, कितने प्रतिशत, और कितने प्रतिशत नीचे से कार्यालय अधीक्षक या प्रशासनिक अधिकारी के पद से पदोन्नत होते हैं? उप कुल सचिव के पद पर कितने प्रतिशत डायरेक्ट भर्ती होती है और कितने प्रतिशत सहायक कुल सचिव के पद से पदोन्नत होती है? और कुल सचिव के पद पर कितने प्रतिशत सीधे आते हैं साक्षात्कार के माध्यम से और कितने प्रतिशत उप कुल सचिव से कुल सचिव बनते हैं पदोन्नत के द्वारा? इन प्रश्नों का आप मुझे उत्तर देंगे। मुझे पूरा विश्वास है मेरे इन वीडियो का आपको फायदा मिलेगा या मिल रहा होगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है, कोई सुझाव है, तो आप जरूर कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। आपके अधिक से अधिक जिज्ञासा, आपके द्वारा अधिक से अधिक उठाए गए सकारात्मक प्रश्न, आपकी उन्नति के लिए उठाए गए प्रश्न का मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा, प्रतीक्षा रहेगी, और मैं अपना भरसक प्रयास करूंगा कि साक्षात्कार के समय ऐसा कोई प्रश्न आपके सामने ना आए जो मैंने उसके बारे में चर्चा ना की हो। यानी कि हर प्रश्न जो भी आपके सामने वहां पूछा जाएगा, किसी न किसी रूप में मैंने आपसे उस विषय पर चर्चा अवश्य की होगी। तो मेरा वीडियो कैसा लगा
आप लोग कमेंट्स जरूर करिएगा। आपके कमेंट से ही मेरा मनोबल बढ़ता है और मैं अधिक से अधिक वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित होता हूं। ये मेरा एक निःशुल्क चैनल है, इसमें कोई सुविधा शुल्क नहीं ली जाती है। आप अधिक से अधिक ऐसे अभ्यर्थियों को जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं, साक्षात्कार की तैयारी कर रहे हैं, विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनको मेरे इस चैनल को, कैरियर मोटिवेशन चैनल को अधिक से अधिक प्रमोट करिए। किसी न किसी रूप में एक अच्छे व्यक्तित्व के निर्माण के ही रूप में मेरा वीडियो, मेरा चैनल सहयोग करेगा। आपको किसी न किसी रूप में आपके लिए लाभदायी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।